नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर रजनीश पुनः हाजिर हूँ आप सबके बीच में एक नया वीडियो लेके, जिसमें हम एनसीएफ 2005 को पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से, जो कि टेट, सी टेट और सुपर टेट सबके लिए बहुत लाभकारी होगा आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे अगर हम बात करते हैं तो हमारा भैया टॉपिक आज क्या है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पाठ्यक्रम या राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। बोले तो ये पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं? पाठ्यक्रम। बोले तो करिकुलम। इसमें हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, अर्थात एनसीएफ 2005, जिसको आंग्ल भाषा में कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अच्छा, ये तो सामान्य बात हो गई। सबसे पहले बात करते हैं जो पाठचर्या है, जो आपका पाठचर्या है इसको कहेंगे करिकुलम। क्या कहेंगे? पाठचर्या जो शब्द है वो करिकुलम, और जो करिकुलम है वो हिंदी से रूपांतरित है, जो कि लैटिन भाषा के लैटिन भाषा के करियर शब्द से बना है। किससे बना है? करियर शब्द से बना है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रेस कोर्स। क्या होता है? रेस कोर्स, अर्थात दौड़ का मैदान। क्या होगा? अर्थात दौड़ का मैदान। तो आपका टेट, यूपी टेट ऑब्लिक सी टेट, यहाँ से एक प्रश्न बना है। इस प्रश्न क्या बना है? प्रश्न ये बना है करिकुलम किस शब्द से लिया गया है। तो आपको पता है करिकुलम हिंदी का रूपांतरण है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रेस कोर्स, अर्थात दौड़ का मैदान। पाठचर्या का शाब्दिक अर्थ क्या है? पाठचर्या का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो भैया पाठचर्या का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है दौड़ का मैदान। क्या है? दौड़ का मैदान। क्या है? दौड़ का मैदान। पाठचर्या का यही प्रश्न आपका किसमें पुटअप किया गया? टेट में किया गया है। ठीक। अब अगर इसकी बात करते हैं तो जो बालक होता है वो अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दौड़ता है। क्या करता है? दौड़ता है। फिर एक दूसरा टॉपिक अपना यहीं से स्टार्ट हो जाता है। इसमें दूसरा टॉपिक भैया क्या स्टार्ट हो जाता है, देख लेते हैं। इसमें दूसरा टॉपिक ये हो जाता है कि एनसीएफ का फॉर्मूला क्या है, एनसीएफ का सूत्र क्या है। ये भी टेट में पूछा गया। तो एनसीएफ का जो सूत्र है भैया वो है लर्निंग विदाउट बर्डन। क्या फॉर्मूला है? लर्निंग विदाउट बर्डन। फॉर्मूला क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात क्या कह सकते हैं हम? अर्थात बिना बोझ की शिक्षा, या शिक्षा बिना बोझ की, या क्या हो गया? शिक्षा बिना बोझ की, है ना। तो ये टेट में पूछा गया है कि एनसीएफ का सूत्र क्या है। टेट में पूछा गया था आपका, टेट में पूछा गया था एनसीएफ 2005 का सूत्र क्या है ना। 2005 का सूत्र तो आपको बताना होना चाहिए लर्निंग विदाउट बर्डन, अर्थात शिक्षा बिना बोझ की। अच्छा, एक बात, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न ये यहाँ बना था त्रिभाषाई फॉर्मूला क्या है। तो त्रिभाषाई फॉर्मूला में 3 भाषाओं को रखा गया है। प्रथम भाषा देख लीजिए, 3 भाषाओं को रखा गया। प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा। ठीक। तो अगर आपसे ये कहा जाए त्रिभाषाई फॉर्मूला क्या है, ये भी टेट में प्रश्न पूछा गया है। टेट में ये पूछा गया है कि त्रिभाषाई फॉर्मूला, इसके साथ साथ सी टेट में भी पूछा गया। किसमें पूछा गया? सी टेट में भी पूछा गया है कि प्रथम भाषा क्या है। तो हमारी जो प्रथम भाषा है उसको राज्य या राष्ट्रीय भाषा हिंदी का दर्जा दिया गया। किसका? हिंदी। राज्य या राष्ट्रीय भाषा क्या है? अपनी हिंदी है। द्वितीय भाषा के रूप में हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी रही है, या तो हम इसको कह सकते हैं हमारी जो द्वितीय भाषा है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। द्वितीय भाषा हमारी कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। द्वितीय भाषा कौन सी है? हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। और प्रथम भाषा कौन सी है? हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी को रखा गया। इसको राज्य या राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय भाषा में किसको दर्जा दिया गया? अंग्रेजी, या द्वितीय भाषा अंग्रेजी। जो तृतीय भाषा है उसमें हमका स्थानीय भाषा की बात की गई है। किसकी बात की गई? स्थानीय भाषा।
स्थानीय भाषा में आपकी संस्कृत हो सकता है, गुजराती हो सकता है, कन्नड़ हो सकता है, जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं होंगी, इसको एक और नाम दिया गया क्षेत्रीय भाषाएं। क्या कहा गया? क्षेत्रीय भाषा। क्या कहा गया? क्षेत्रीय भाषा। और क्षेत्रीय भाषा किसमें रखा गया? तृतीय भाषा के अंतर्गत इसको रखा गया है। अब देख लो, एक नया टॉपिक मिलता है। नया जो टॉपिक मिलता है कि जो एनसीएफ बना था हमारा, क्या कह रहा है? एनसीएफ, जो हमारा एनसीएफ, इसमें कुछ अध्याय रखे गए थे। क्या अध्याय रखे गए थे? अध्याय। तो यहाँ पर जो अध्याय की संख्या थी वो 5 अध्याय रखे गए थे। कितने अध्याय रखे गए थे? 5 अध्याय को रखा गया था। अब देख लो, प्रथम अध्याय में इसमें क्या बताया गया? परिप्रेक्ष्य, एनसीएफ के बारे में। प्रथम अध्याय में क्या बताया गया? परिप्रेक्ष्य में एनसीएफ के बारे में क्या बताया गया? एनसीएफ के बारे में बताया गया। जबकि द्वितीय अध्याय में, या सेकंड अध्याय में, सीखना को ज्ञान से जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? सीखने को ज्ञान से। आप पहले सीखेंगे फिर उसको ज्ञान में परिवर्तित करेंगे। जबकि थर्ड में पाठचर्या के क्षेत्र और स्कूल की अवस्थाओं को बांटा गया। देखो इसमें कौन कौन सी अवस्थाएं बांटा गया। अब देख लो, उस समय की बात थी 1 से 5, 6 से 8, है ना, और 9 से 11, सॉरी 9 और 10, और इसमें 11 और 12, इस प्रकार कुछ रखा गया था। फिर फोर्थ में क्या रखा गया? विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। क्या रखा गया? विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण रखा गया। इसमें मतलब कहने का मतलब है विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए, कक्षे का वातावरण कैसा होना। कहने का मतलब है कि जब एक अध्यापक पढ़ा रहा है तो निश्चित तौर पे ध्यान रखना चाहिए, पढ़ाते समय बालक TLM का प्रयोग करेगा तो बालक अच्छे से सीखेगा। विद्यालय की दीवारें भी आकर्षक कलर में होनी चाहिए जिससे बच्चा और अच्छे तरीके से सीखेगा। लास्ट 5वां देखें इसका। जब भी हम 5th पे जाते हैं तो 5th में रखा गया अध्याय में व्यवस्थागत सुधार। क्या रखा गया? व्यवस्थागत सुधार को रखा गया। क्या क्या सुधार? स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था, सुधार में ये कहा गया था बच्चों के लिए टाट पट्टी होनी चाहिए, बाथरूम की व्यवस्था होनी चाहिए, और सीखने के साथ साथ, खेलने के साथ साथ सीखने के लिए कुछ उपकरणों का होना अनिवार्य बताया गया था। अब देख लीजिए नया, ये तो आपका अगर प्रश्न बनता है एनसीएफ, प्रश्न बनेगा एनसीएफ में अध्याय की संख्या कितनी है? अध्याय की संख्या। तो आपको ध्यान रखनी चाहिए एनसीएफ में अध्याय की संख्या होगी 5। क्लियर हो गया? टेट बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अब देख लीजिए पाठचर्या, जो हमारा पाठचर्या बना है 2005, पाठचर्या कौन सा पढ़ रहा है? ढांचा 2005 को पढ़ रहे हैं। इसमें ये बताया गया है कि किस किस पे बल दिया जाए। बस यहीं से आपका एक प्रश्न बनेगा। यहाँ से क्या बनेगा? एक प्रश्न बनेगा आपका टेट का। किसका प्रश्न बनेगा? टेट का। और सी टेट का प्रश्न बनेगा। किसका बनेगा? टेट। सबसे पहला इन्होंने जो बात कही थी वो कहा था बाल केंद्रित शिक्षा पे बल। इसका मतलब ये है बालक को, बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाए। कैसे पढ़ाया जाए? बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाए। दूसरा जो पॉइंट यहाँ आया था, दूसरा पॉइंट, प्रत्येक अधिगम क्षेत्र का विस्तार तय करना चाहिए और प्रत्येक क्षेत्र के लिए समय का आवंटन करना चाहिए। कहने का मतलब है कि जितने भी क्षेत्र, जितने भी पीरियड बनाए जाएं, उसकी समय सारणी रखी जाए, कब किस विषय को पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है ना। तो दूसरा, तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में इन्होंने बात की शैक्षणिक पैकेज या सहायक सामग्री का विकास किया जाए। उस समय तो सहायक सामग्री की बहुत बड़ी समस्याएं थी। आप तो देख रहे हैं बहुत सारी सहायक सामग्री प्रयोग में लाई जा रही हैं। और जो चौथा था, चौथा इसमें बताया गया था भौतिक मानवीय विद्यालय साधनों की पहचान और प्रबंधन करना चाहिए। अब देखो भौतिक में क्या आ जाएगा, मानवीय में क्या आ जाएगा। मानवीय में जहाँ पर जितने टीचरों की आवश्यकता है वहाँ पर उतने टीचर देने चाहिए। भौतिक में आपका फर्नीचर कैसा होगा, बैठने के लिए टाट पट्टी होगी, हवा के लिए पंखा होगा, ये सारी बातें इसमें आनी चाहिए, है ना। अब देख लेते हैं 5वां पॉइंट। 5 पॉइंट क्या कहता है? प्रत्येक छात्र की पृथक, है ना, ये गलत यहाँ लिख दिया कि पृथक पृथक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिगम अनुभव
की योजना बनाई जाए। प्रत्येक छात्र होगा, क्या होगा, प्रत्येक छात्र की पृथक पृथक। अब मान लो जैसे आप बता रहे, तो इसमें समावेशी शिक्षा की बात की गई है। किसकी बात कही गई, समावेशी शिक्षा की। अब जब समावेशी शिक्षा होगा तो इसमें सृजनशील बालक भी बैठेगा, इसमें पिछड़ा बालक भी बैठेगा, इसमें बुद्धिजीवी बालक भी बैठेगा। तो बालक क्या चाह रहा है, बालक क्या पढ़ना चाह रहा है, बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के टीचर को पढ़ाना है। तो बाल केंद्रित शिक्षा पर बल की भी बात की गई है, अधिगम क्षेत्र के विस्तार की भी बात कही गई, समय के आवंटन की बात की गई है, शैक्षणिक पैकेज की बात की गई है, सहायक सामग्री की बात की गई है, और भौतिक एवं मानवीय और विद्यालयी साधनों पहचान की और प्रबंधन की बात की गई है। और प्रत्येक छात्र को पृथक पृथक अलग अलग आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिगम जन या अधिगम अनुभव की बात की गई है। अनुभव क्या होता है, पहले तो ये बताओ, अनुभव क्या होता है, व्यवहारगत परिवर्तन। अगर आपसे कोई कहता अनुभव का अर्थ क्या है, तो आप बताएंगे व्यवहारगत परिवर्तन। क्या रहेगा, व्यवहारगत परिवर्तन। बालक में जो व्यवहार है, व्यवहारों में जो परिवर्तन होता है, वही अनुभव होता है। दैट्स ऑल क्लियर हुआ होगा। इसमें टेट से एक प्रश्न बनेगा, सी टेट में बड़े अच्छे से पूछ लेता है, बाल केंद्रीय शिक्षा पर बल किसने दिया, तो ढांचा में ये बात रखी गई है। अगर ये शब्द आ जाते हैं किसी ऑप्शन के अंतर्गत, तो एनसीईआरटी से निश्चित तौर पे वो ऑप्शन कैसा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ट्रिक यहीं से बनती है। अब चलिए, अब देख लो एनसीईआरटी के आप उद्देश्य देख लो। क्या देखोगे, एनसीईआरटी के उद्देश्य। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई है, देखो एनसीईआरटी के उद्देश्य। अब देखो एनसीईआरटी के जब भी उद्देश्य की बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी, एनसीईआरटी के उद्देश्य की, तो इसके कुछ उद्देश्य हैं भैया। पहला उद्देश्य है विभिन्न प्रकार के विषयों में संबंध बैठाना। मान लो आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, ईवीएस पढ़ा रहे हैं, तो ईवीएस में कोई हमारा टॉपिक चल रहा है, मान लो कोई भी टॉपिक चल रहा है, और टॉपिक चल रहा है परिवहन। क्या चल रहा है, परिवहन के साधन, है ना। और अगर हम गांव में हैं, कहाँ पर हैं, गांव में हैं, तो गांव में हम क्या करेंगे, बालक को घोड़ा गाड़ी दिखा देंगे। क्या करेंगे, घोड़ा गाड़ी दिखा देंगे। और जब हम घोड़ा गाड़ी दिखा देंगे तो बता देंगे बेटा ये भी एक परिवहन का साधन है। दूसरा देख लो आप, दूसरे में क्या कह रहा है, शिक्षा तथा ज्ञान को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना। ये भी आपकी एक ट्रिक है बेटा, बाहर जीवन से जोड़ना। एवं बालकों को सामान्य ज्ञान, जिससे उसे सामान्य क्षेत्रों से प्रयोग कर सकें। अब देख लो, जैसे हमने इसी में बात की, हमने घोड़ा गाड़ी दिखाया बालक को, सबसे पहले विषय अनुशासन कर दिया, संबंध बना दिया। हमने क्या किया, संबंध बना दिया, घोड़ा गाड़ी का किससे संबंध बना दिया, परिवहन से संबंध बना दिया। और जब हमने परिवहन से संबंध बना दिया तो बालक को हमने क्या किया, घोड़ा गाड़ी को बाहरी जीवन से जोड़ दिया, और बाहरी जीवन से जोड़कर उसे ज्ञान हो गया कि जो घोड़ा गाड़ी है वो परिवहन का एक साधन है, और वो भी परिवहन कैसा, सड़क परिवहन। अब हम उसे ज्ञान के लिए क्या कह देंगे, सड़क परिवहन। और सड़क परिवहन का कौन सा साधन है, घोड़ा गाड़ी। और घोड़ा गाड़ी के साथ साथ यहाँ हम उसको इक्का दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे, इक्का। रोड पर ट्रैक्टर दिखा देंगे हम उसको, है ना, छोटा हाथी दिखा देंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कहीं ना कहीं हमने उसको बाहर के जीवन से चीज़ों को जोड़ दिया। तीसरा देख लो, बालकों के लिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास करेंगे। ध्यान रखना, बालकों का हम क्या करेंगे, या बालकों के लिए उनका सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विकास भी करेंगे। उन्हें हम कल्चर, उनके समाज से जुड़ी, कहने का मतलब है समाज से जुड़ी चीज़ों से अवगत कराएंगे। किससे अवगत कराएंगे, चीज़ों से अवगत कराएंगे, अवगत कराएंगे। किससे याद कराएंगे, चीज़ों से अवगत करा देंगे। जब हम चीज़ों से अवगत कराएंगे, है ना। अब इसमें यहाँ देख लीजिए, जैसे हम मान लो ईवीएस पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे, ईवीएस, और गांव में कहीं पर भागवत हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उस भागवत
के पाठ में बच्चों को ले जाकर दिखा देंगे। अगर जैसे कहीं रामलीला हो रहा है, क्या हो रहा है, राम लीला हो रहा है, तो हम बच्चों को रामलीला के बारे में बताएंगे और हम अपने कल्चर से या समाज से बालकों को जोड़ देंगे। नंबर 14 देख लो, विविध उपागमों के माध्यम से शिक्षण अधिगम को बढ़ावा देना। ये भी एक ट्रिक बन जाती है आपकी जाके। विभिन्न उपागमों का मतलब होता है हम जब भी बालकों को पढ़ाएंगे और शिक्षण अधिगम कराते हैं तो निश्चित तौर पे विभिन्न उपागमों का प्रयोग हम करेंगे। जैसे अगर हम विभिन्न उपागमों, अब डिजिटल बोर्ड हो गया, डिजिटल बोर्ड से पढ़ा देंगे। सपोज दैट हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, कोई पेड़ टॉपिक पढ़ा रहे हैं, है ना, तो हम बाहर जाके बच्चों को एक पेड़ दिखा देंगे। जैसे हाथी पढ़ा रहे हैं, हाथी का हम डमी दिखा देंगे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब देख लीजिए, आप यहाँ आ जाइए, परीक्षा प्रणाली किसकी बात कर रहा है, 5वां परीक्षा प्रणाली। आपको ये भी ध्यान रखना है भैया, क्या ध्यान रखना है, 5वां देख लीजिए, परीक्षा प्रणाली। परीक्षा प्रणाली को अधिक लचीला और एकीकृत बनाया जाए। इसका मतलब ये है कि अगर आप परीक्षा प्रणाली स्टार्टिंग में, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ाया, है ना, आपने कोई टॉपिक पढ़ाया और अगर हमें मंथली टेस्ट लेना है तो हम यहाँ कैसा थोड़ा हल्का पेपर बनाएंगे, और जब आगे जाके बनाएंगे तो हम उनका थोड़ा पेपर कैसा कर देंगे, टाइट। तो परीक्षा प्रणाली का लचीला का मतलब है बदलाव, जिसमें समय समय पर, इसका मतलब हो गया आपका लचीला एवं एकीकृत का मतलब हो गया यहाँ पर, जिसमें कहते हैं बदलाव किया जा सके। परीक्षा प्रणाली में समय पर बदलाव, है ना। जब हम परीक्षा प्रणाली में समय समय पर बदलाव करते हैं, यही कहीं ना कहीं हमारा क्या कहलाएगा, लचीलापन या एकीकृत कहलाएगा। अब चलिए, एनसीईआरटी के प्रमुख बिंदु, यहाँ से भी टेट में एक क्वेश्चन पूछा गया है, टेट में भी पूछा गया और सीटेट में भी पूछा गया। क्या है, सबसे पहले यहाँ टॉपिक ले लेते हैं भूमिका। भूमिका में क्या लेते हैं, जो बालक है करने एवं जोड़ने का, बालक जो कुछ भी करता है, पहला पॉइंट हो गया, बालक जो भी करता है उसको करने और उनको जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। जैसे बालक कोई चीज़ पढ़ रहा है तो उसको अपने अनुसार जोड़ सके। दूसरा, एनसीईआरटी ने शिक्षा को बिना बोझ या मुक्त बालकों को सृजनात्मक विकास पर ध्यान देने की बात की गई। जो एनसीईआरटी की शिक्षा है वो बोझ से मुक्त शिक्षा हो। क्या हो, बोझ से मुक्त शिक्षा हो। ये भी आपका टेट में प्रश्न पूछा गया है, सीटेट में प्रश्न पूछा गया। दूसरी बात, सृजनात्मक बालकों के विकास पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो बालक सृजनात्मक का यहाँ तात्पर्य है जो बालक अपने मन से कुछ चीज़ों को जोड़ना एवं हटाना सीख लेते हैं, वो सृजनशील बालक कहलाते हैं। तथा पाठचर्या में पुस्तकीय ज्ञान को बाहर निकालकर, पुस्तकीय ज्ञान को बाहर निकाल दो, तथा इसके साथ ही समाज और समुदाय के साथ साथ ही इस प्रकार के पाठचर्या का विकास किया जाना जिससे बालक सृजनशीलता, मौलिक चिंतन का विकास हो सके। कहने का मतलब है, और उसके साथ साथ ज्ञान का प्रसार कर सके। कहने का मतलब है कि एनसीईआरटी के जो मुख्य बिंदु हैं, सबसे पहला बिंदु यहाँ बताया, बालक में जोड़ने की शक्ति सीखे, जोड़ना या जोड़ने की शक्ति आ जाए। कहने का मतलब है बालक चीज़ों को जोड़ तोड़ करने लगे। दूसरा है बिना बोझ के शिक्षा, बिना बोझ के शिक्षा बालक को दी जाए, बोझ के शिक्षा दी जाए बालक को, है ना। और नेक्स्ट रहेगा बालक की सृजनशीलता पर ध्यान देना, बालक की सृजनशील क्षमता पर ध्यान देना, क्षमता पर ध्यान देना। क्या देना, ध्यान देना। इसके साथ ही चौथा पॉइंट होगा, पुस्तकीय ज्ञान को बाहर रखा जाए। जो पुस्तकीय ज्ञान है, पुस्तकीय ज्ञान को बाहर रखा जाए, ज्ञान को बाहर रखा जाए। और इसके साथ ही साथ जो बालक है 5वां, जब पुस्तकीय ज्ञान को बाहर रखेंगे तो उससे क्या होगा, बालकों में
सृजनात्मकता, मौलिकता, नवीनता एवं विधायकता वाला गुण आएगा। विधायकता वाला गुण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वाला गुण उत्पन्न होगा। जब विधायकता वाला गुण उत्पन्न होगा तो बालक निश्चित तौर पे चिंतन करने लगेगा। और छठवां पॉइंट क्या हो गया? बालक में जो चिंतन की शक्ति है, चिंतन की शक्ति का विकास होगा। किसका विकास होगा? चिंतन की शक्ति का बालक में विकास होगा। बोलो, इतनी बात क्लियर हो गई? अब देख लेते हैं। चलिए, अब जब इतना बालक कर लेगा तो प्रमुख बिंदु भी इसके दे दिए गए और बिंदु दे दिए गए एनसीएफ। किसके बिंदु दे दिए गए? एनसीएफ के प्रमुख बिंदु। पहला बिंदु दिया गया है इसमें व्यवस्थागत सुधार हो, व्यवस्थागत सुधार के साथ साथ परीक्षा प्रणाली में सुधार हो। दूसरा, बालकों का विकास एवं सीखना, बालकों का विकास हो सके और बालक सीख सकें। नेक्स्ट, तीसरा, विविध विषयों, देखो ये आपको फिर ट्रिक मिल गई, विविध विषयों पर विचार कर सके बालक, साथ साथ भाषा सामाजिक विज्ञान का विकास कर सके, गणित का विकास कर सके, पर्यावरण शिक्षण का विकास कर सके, विज्ञान का, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का बालक में विकास हो सके। अब देख लीजिए, अभी हमने आपको बताया जब बालक पर्यावरण अध्ययन पढ़ेगा तो उसके जो परिवेश की चीज़ें हैं उसको हम जोड़ने का प्रयास करेंगे, समाज से चीज़ों को जोड़ने का प्रयास करेंगे और उसकी जो भाषा है उसकी भाषा को हम स्वीकार करेंगे जैसा बालक बोलता है। पाठचर्या के क्षेत्र में नेक्स्ट देख लीजिए 4, पाठचर्या के क्षेत्र में जो पाठ पढ़ाया जाएगा है ना, जो पाठचर्या करिकुलम दिया गया है उसका हम समय पर क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे। गुणवत्ता में सुधार एवं परीक्षा प्रणाली में भी सुधार करेंगे। हम ये प्रयास करेंगे जो हम दे रहे हैं बालकों को उसमें कितनी गुणवत्ता है, कितना अच्छा, कहने का मतलब है अच्छे टीचरों से शिक्षा दिलाएंगे तथा जो मटेरियल पीडीएम जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसको अच्छे से रखेंगे। 6, पाठचर्या में नवीनीकरण के लिए शिक्षक शिक्षा और परीक्षा में सुधार करेंगे। ये सारे भैया जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये सारे पॉइंट सीटेट में पूछे गए हैं। क्या किए गए हैं? सीटेट में ये पॉइंट पूछे गए हैं। पाठचर्या नवीनीकरण के लिए शिक्षक शिक्षा की बात करेंगे और परीक्षा सुधार की बात करेंगे। परीक्षा में जो कमियां होती हैं उनमें हम सुधार की बात भी करेंगे। चलिए अब देख लीजिए आप, जो हमारा एनसीएफ है, एनसीएफ ने 2005 ने आदर्श शिक्षक के कुछ गुण बताए हैं। ये हमारा पॉइंट है कि एनसीएफ 2005 है, इसमें आदर्श शिक्षक के गुण बताए गए हैं। क्या बताए गए? आदर्श शिक्षक के कुछ गुण बताए गए हैं। आदर्श शिक्षक के गुण, सबसे पहले अगर हम बात की जाए, जो एक आदर्श शिक्षक होता है वो एक निरंतर सीखने वाला होता है। कैसा होता है? निरंतर सीखने वाला होता है। पहला, आदर्श शिक्षक कैसा होना चाहिए? निरंतर सीखने वाला होना चाहिए और उसके अंतर्गत सील वाला गुण उत्पन्न होना चाहिए। सील का मतलब है बालक ऐसा ना हो तो बच्चों को धुन दे, नहीं, बालक के अंतर्गत सील होनी चाहिए टीचर को, जो बालकों की भावनाओं को समझ सके। क्या कर सके? बालक की भावनाओं को समझ सके। दूसरा, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संदर्भों को समझ सके। पहला ये हो गया। दूसरा, अध्यापक कैसा होना चाहिए? जो एक अध्यापक हो वो सामाजिक राजनीतिक संदर्भों को भी समझना चाहिए। अब मान लीजिए इस समय वो चल रहा है SIR, है ना, तो आप कहो नहीं मैं नहीं करूँगा, क्योंकि सामाजिक और राजनीति के लिए भी ज़रूरी है, समाज के लिए भी ज़रूरी है SIR, तो निश्चित तौर पर दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आप देख लो, तीसरा पॉइंट ये यहाँ कह रहा है ज्ञान को पाठ्य पुस्तकों के अनुसार बाल ज्ञान के रूप में न देखकर व्यक्ति और समाज के संदर्भ में देखा जाए। यहाँ भैया कहने का ये मतलब है कि आप जो पढ़ा रहे हैं उसको सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान से ना देखा जाए, जो कि हम पुस्तकीय ज्ञान से देखते हैं, बाल ज्ञान के रूप में ना देखकर व्यक्ति और समाज के रूप में साझा करें। आपको ये सोचना है कि जब ये बच्चा आगे चलकर बड़ा होगा, है ना, और जब बच्चा बड़ा होगा आगे चल के, तो
वो सारी चीज़ें जो आज सिखा रहे हो उनको धारण करेगा और एक अच्छे समाज और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। क्या होगा? एक अच्छे समाज और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। देख लीजिए, ये आपके लिए भैया बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये सीटेट के लिए रामबाण है इतने टॉपिक। सीटेट के लिए क्या है? सीटेट के लिए ये रामबाण पॉइंट है भैया। सीटेट यहीं से पॉइंट करता है। अब देख लिए, शिक्षक उत्पादन कार्य के महत्व को समझने वाला हो और तथा कक्षा के बाहर और कक्षा के अंदर व्यवहारिक अनुभव देने के लिए कार्य के माध्यम से और सीखने वाली प्रणाली पर बल दे सके। कहने का मतलब है, यहाँ कह रहा है जो शिक्षक है हमारा, यहाँ ये कह रहा है जो शिक्षक है बाहर के वातावरण को समझे और क्लास के अंदर के वातावरण को समझे कि बच्चे कैसे पढ़ना चाहते हैं और बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं। अब देख लीजिए आप, प्रश्न नंबर 5 हो गया। अब देख लीजिए पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है? शिक्षक समाज के प्रति अपना दायित्व को समझे और श्रेष्ठ विश्व के लिए कार्य करे। वो ये कह रहा है कि जो हमारा शिक्षक है, समझिए भैया, वो ये कह रहा है शिक्षक समाज के प्रति अपने दायित्व को समझे कि हम क्या हैं, हमारा चुनाव किस लिए किया गया है और विश्व कल्याण के लिए कार्य करे। किसके लिए कार्य करे? विश्व कल्याण के लिए। तभी कहा गया है एक शिक्षक एक व्यक्ति या एक राष्ट्र के लिए कार्य नहीं करता, एक शिक्षक विश्व कल्याण के लिए कार्य करता है। किसके लिए लला काम करता है? विश्व कल्याण के लिए एक शिक्षक कार्य करता है। सीटेट में ये पॉइंट पूछा गया, अपने दायित्वों को समझकर। 7वां जो पॉइंट है भैया, 7वां पॉइंट कह रहा है शिक्षक छात्रों के साथ मानवीय संबंध स्थापित करने वाला हो। क्या कह रहा है? जो शिक्षक है वो छात्रों के साथ मानवीय संबंध स्थापित करने वाला। मान लीजिए आपको इतना पैसा सैलरी मिलता है ना, मिलता है। अब अगर किसी बच्चे के पास कॉपी नहीं है, ऐसे मान लीजिए अभी सर्दी है, किसी बच्चे के पास कैप या टोपा नहीं है, आपने 50 रुपए का लेके दे दिया उसे, तो यहाँ क्या है? मानवीय संवेदनाएं भी हमें रखनी है, ना कि नहीं हम तो टीचर हैं। ऐसा नहीं करना। किसी बच्चे पे कॉपी पेन नहीं है तो निश्चित तौर पे उसको एक कॉपी या एक पेन लेके दे देंगे। ये हमारा दायित्व है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है शिक्षक वैश्वीकरण, सार्वजनिकरण, निजीकरण के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं राजनीतिक संदर्भों के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहे। भैया जब भी सरकारें बदलती हैं, ध्यान रखना है, जब भी सरकारें बदलती हैं उसका प्रेशर किस पे जाता है? टीचरों पर। अगर टीचर को किसके अनुसार करना चाहिए? वैश्वीकरण की बात की जाए या सार्वजनिकरण की बात की जाए या निजीकरण की बात की जाए या कोई सांस्कृतिक हो, भौगोलिक हो, राजनीतिक संदर्भ उत्पन्न होता है तो चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो। मान लो आप हैं यूपी से बिलोंग करने वाले और आपकी पोस्टिंग हो जाती है लद्दाख में, और जब आपकी पोस्टिंग लद्दाख में होगी, क्योंकि वहाँ ठंडा प्रदेश है, तो निश्चित तौर पे आपको चुनौती का सामना करना पड़ेगा। मान लो आप हिंदू समाज से हो और आपकी प्रॉपर मुस्लिम समाज में आपकी एक विद्यालय आपको मिल जाएगा, तो वहाँ भी तो थोड़ा आपको चैलेंज करना पड़ेगा। ठीक, क्लियर हुआ? अब देख लेते हैं, आप नेक्स्ट देख लेते हैं चुनौती करना सामना। तो आपको भैया यहाँ से आपको सीटेट के पॉइंट मिलते हैं। किसके मिलते हैं? सीटेट के कुछ पॉइंट मिलेंगे और यहीं से सीटेट हमेशा एक क्या प्रश्न बनाता है। चलिए अब जो हमारा यहाँ इसमें टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा के मार्गदर्शन एवं सिद्धांत। किसकी बात कर रहा है? मार्गदर्शन एवं सिद्धांत। क्या क्या एनसीएफ 2005 ने, जो 2005 की एनसीएफ है, क्या है? एनसीएफ है, इसने क्या क्या दिया? तो मार्गदर्शन कुछ दिया है। क्या दिया है? मार्गदर्शन दिया और कुछ सिद्धांत दिए। क्या दिए? मार्गदर्शन दिया और मार्गदर्शन के साथ साथ कुछ सिद्धांत दिए हैं। क्या सिद्धांत दिए? इन्होंने पहला जो पॉइंट जोड़ा है भैया, वो पॉइंट जोड़ा है ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। आप जो पढ़ा रहे हैं क्लास में, जो किताब में लिखा है, उसको हमेशा बाहर से जोड़ के पढ़ा दो। अभी हमने बताया, चलो सपोज दैट मैं परिवहन के साधन पढ़ा रहा हूँ और परिवहन के साधन पढ़ा रहा हूँ, मैं गांव में गया और बच्चों को हमने कुछ भी घोड़ा गाड़ी दिखा दिया, है ना, ट्रैक्टर दिखा दिया, ट्राली दिखा दी, और उसको हमने किससे जोड़ दिया? बाहर के जीवन से। और बाहर के जीवन से जब जोड़ा है
तो क्या हो गया, मान लो यहाँ सीटेट एक प्रश्न बोलता है, वो सीटेट प्रश्न बोलता है आपको कोई टॉपिक पढ़ाना है भोजन, तो हम क्लास में कहेंगे बच्चों से सारे बच्चे अपना अपना निकाल लो क्या, लंच बॉक्स। जब बच्चे लंच बॉक्स निकालते हैं तो हम पूछते हैं बेटा आप क्या लाए, तो यूपी से लड़का होगा वो कहेगा साहब हम ये लाए। अब इटावा से प्रॉपर हुआ वो कहेगा हम साहब मठा के आलू लाए। दूसरा कानपुर से होगा वो कहेगा हम छोले लाए। और कहीं गुजरात का कोई बच्चा आपकी क्लास में बैठा होगा वो कहेगा सर हम डोसा लाए। कहने का मतलब क्षेत्रीय व्यंजन का भी हमें ज्ञान हो जाएगा। वही बात तो कह रहा है, ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। क्या कह रहा है, ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। नेक्स्ट देखो दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट कह रहा है, दूसरा पॉइंट यहाँ कह रहा है, देख लीजिए दूसरा पॉइंट कह रहा है ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना हो गया था। अब देख लो दूसरा पॉइंट अपना पहला हो गया, दूसरा देख लो रटंत प्रणाली को शिक्षा से मुक्त करना। हमें बालकों को रटाना नहीं है, हमें बालकों को समझाना है। रटंत विद्या डोंट फलंतु, कहने का मतलब है रटने वाली विद्या नहीं फलती है। तीसरा देख लो आप, परीक्षा प्रणाली को अधिक लचीला बनाना, अभी हमने बताया है। और इनको किससे जोड़ना, गतिविधियों से जोड़ना। हम ये प्रयास करेंगे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधियों से जोड़ें। हमें कोई टॉपिक पढ़ाना है, उस टॉपिक पे हम क्या करेंगे, बालकों को गतिविधि। सपोज दैट मुझे कक्षा 1 के या 2 के विद्यार्थियों को पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, मान लीजिए हमें पढ़ाना है सपोज दैट बॉडी पार्ट, तो हम यूँ इस प्रकार करेंगे, क्या हो गया ये, तो हम उनसे कहेंगे ये क्या है कान, ये क्या है आँख, मतलब इस पे सारी बहुत सारी क्या करवा देंगे, एक्टिविटी करा देंगे। सपोज दैट मुझे पढ़ाना है कोई चैप्टर कलर, बच्चों को कलर पढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, कलर का एक फूल बना देंगे, बहुत बड़ा सा एक बना देंगे, पेड़ बना देंगे, उस पेड़ में कई तरह की डिजाइन बनाते हुए बना देंगे, फूल बना देंगे। हम दूसरा उदाहरण ऐसे भी एक बहुत बड़ा हम बना देंगे पेड़, और मुझे पढ़ाना है परिवार के सदस्य, तो उन पेड़ में जो पेड़ होगा, पेड़ को मान लेंगे दादा, और पेड़ की जो प्रमुख शाखाएं हैं उनको मान लेंगे पापा, और उनसे जो शाखाएं फूली हैं उनको मान लेंगे हम बेटा। कहने का मतलब हम परिवार को एक किसके माध्यम से, एक हमने पेड़ बनाया और पेड़ के माध्यम से एक हम परिवार को पढ़ा सकते हैं। किसको पढ़ा सकते हैं, परिवार को। ये क्या हो गया बेटा, ये दादा हो गए, ये क्या हो गया, ये दादा, ये हमारे पापा हो गए, और इसकी जो शाखाएं हो गई ये क्या हो गया, बेटा हो गया। तो हमने क्या किया, एक गतिविधि बना दी, और इस गतिविधि के माध्यम से हमने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से सिखा दिया। चौथा पॉइंट देख लो, चौथा पॉइंट कह रहा है कि पाठचर्या को इस प्रकार सम्मिलित करना चाहिए जिससे बालक में चहुमुखी विकास हो सके और उसका अवसर देना चाहिए। अब देखो चहुमुखी विकास कैसे हो गया, इसमें हमने बालक को पेड़ भी पढ़ा दिया। ये क्या है, पेड़, पेड़ को किससे जोड़ दिया, परिवार से। किससे जोड़ दिया, परिवार से। और परिवार को किससे जोड़ दिया, सदस्यों से। किससे जोड़ दिया, सदस्यों से। अब हमने यहाँ क्या किया बेटा, बालक का चहुमुखी विकास हो रहा है कि नहीं, हमने जोड़ा है पेड़, पेड़ में परिवार, परिवार को पेड़ से सदस्य, कितने सदस्य, एक क्रम बना दिया, दादा दादी, नाना नानी, मामा मौसी, यही तो सब हमने पढ़ाया। तो इससे क्या होगा, बालक का चहुमुखी विकास होगा। पांचवा देख लो आप, पाठचर्या के द्वारा बिना बोझ की शिक्षा। जब हम बालक को पेड़ से जोड़ेंगे, पेड़ बनाएंगे, तो निश्चित तौर पर जो बालक को जो शिक्षा दी जाएगी उस शिक्षा में बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि वो अच्छे धीरे धीरे सीखते हुए खेलेगा, पेड़ से सीख लेगा। अब देख लो छठवां पॉइंट, ये कह रहा है पाठचर्या सुधार के माध्यम से सुसंगत व्यवस्थागत परिवर्तन लाने चाहिए। अब देखो परिवर्तन कैसे लाएंगे भाई, अब थोड़े दिन बाद हम क्या करेंगे, मान लो इसी टॉपिक को पढ़ाना है, तो ये पेड़ जो होगा, ये पेड़ हम आर्टिफिशियल ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं, आर्टिफिशियल ला सकते हैं, या हम बालकों को डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा सकते हैं। तो यही टॉपिक हम डिजिटल बोर्ड पे लाएंगे और बहुत अच्छे से हम उसको बता देंगे कहाँ क्या है। अब देख लेते हैं सातवां कह रहा है समस्त बालकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की जाए। बिल्कुल सही बात है। सातवां क्या कह रहा है, जो हमारे बालक हैं, जितने भी बालक हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। गुणवत्तापूर्ण का मतलब है यहाँ पर ट्रेंड टीचर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ट्रेंड टीचर की बात कर रहा है। टीचर बीटीसी हो
या DLO, साथ साथ टीचर ने TT या CTE की एग्ज़ाम CTET की एग्ज़ाम को पास किया हो। 8वां देख लो भैया। 8वां कह रहा है सभी बालकों हेतु कक्षा में समावेशी वातावरण की ना कोई यहाँ बड़ा होगा ना यहाँ कोई छोटा होगा। समावेशी शिक्षा का मतलब है बूढ़ा बच्चा और जवान सबको शिक्षा हो समान। यहाँ कोई भी बालक अगर पढ़ने जो आया है उसको समान रूप से, ना कोई यहाँ छोटा है ना कोई यहाँ बड़ा होगा, सबको समान रूप से शिक्षा दी जाएगी। 9वां देख लो पॉइंट। 9वां पॉइंट कह रहा है बालकों में तर्क, विचार एवं अमूर्त चिंतन की क्षमता का विकास करना। अब हमने वही टॉपिक, पेड़ वाला टॉपिक पढ़ाया, या मान लो हमने यहाँ बच्चों को कोई एक छोटी सी पोएम पढ़ा दी। क्या पढ़ा दी? एक कोई पोएम पढ़ा दी, तो उस पोएम से कुछ क्वेश्चन पुटअप कर लिए, और जब वो उनसे हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो बालक उस पर तर्क करेगा, विचार करेगा, और अमूर्त चिंतन की भावना बालक के अंदर जागृत होगी। क्या होगी? बालक के अंतर्गत अमूर्त चिंतन की भावना जागृत होगी। और जब बालक के अंतर्गत अमूर्त चिंतन की भावना जागृत होगी तो बालक निश्चित तौर पे क्रिएटिविटी करेगा, सृजनात्मकता आएगी, मौलिकता आएगी, नवीनता आएगी, विधायकता आएगी, और बालक कुछ ना कुछ और सीखने का प्रयास करेगा, जो कि हम सारे अध्यापक चाहते हैं, हमारी सरकारें भी चाहती हैं बालक ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। अब देख लीजिए 10वां पॉइंट। 10वां पॉइंट कह रहा है लोकतांत्रिक व्यवहारों एवं मूल्यों के प्रति कटिबद्ध नागरिकों का निर्माण करना। हमारा ये भी दायित्व है कि हम बालकों में ऐसे व्यवहार और बालकों में मूल्य पैदा कर सकें जिससे बालक समझ सके हमारा संविधान क्या है, और हमें संविधान से क्या क्या सिखाया गया है और क्या क्या हमें सीखना चाहिए। अब देख लो 11वां पॉइंट। 11वां पॉइंट कहता है बालकों के विकास तथा अधिगम के संदर्भ में बालकों का सर्वांगीण विकास की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सर्वांगीण विकास की बात कर रहा है। बालक का सर्वांगीण विकास की बात, जो मिड डे मील दिया जा रहा है वो बालकों के सर्वांगीण विकास के थ्रू ही दिया जा रहा है, जिसमें सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, मानवीय व्यवहारों का विकास, नैतिक विकास, सारे विकासों को यहाँ रखा गया। 12वां देख लेते हैं भैया। अब देखो 12वां में क्या है, यहाँ कह रहा है 12वां में कह रहा है प्रयोगात्मक कार्यों द्वारा सक्रियता, रचनात्मकता का विकास हो सके। हमने पहले ही कहा है बालक के अंतर्गत, अब देख लो 12वां ऑप्शन था इसमें बेटा, 12वां ऑप्शन था रटन प्रणाली को शिक्षा से मुक्त करना। कहने का मतलब है बालक को रटाना नहीं चाहिए, बालकों को सबसे पहले समझाना चाहिए। आप कैसे समझा पाते हैं, है ना? यहाँ देख लो एक का बताता हूँ मैं। जैसे मान लो बालक को हम पढ़ा रहे हैं, सपोज कलर ही ले लो, कलर, है ना? तो कलर में हम ये नहीं करें, हम क्या करेंगे रेड फोर लाल नहीं करना, हमें उनसे पूछना है बेटा ये क्या है? आलू। आलू कैसा दिखता है? सफ़ेद। कैसा दिखता है? सफ़ेद। बेटा ये क्या है? मान लो सेव। सेव कैसा दिखता है? लाल। कहने का मतलब हम क्या करेंगे, उनको जो बच्चों के समाज में चीज़ें हैं उन चीज़ों से उनको जोड़ेंगे, और जब उनको जोड़ देंगे उन चीज़ों से तो निश्चित तौर पे बालक समझ जाएगा। 13 परीक्षा प्रणाली को और अधिक लचीला बनाना हो गया, हमने बता दिया। अब देख लो ये यहाँ से एक प्रश्न आपका बनता है चहुमुखी विकास से। किससे बनता है? एक प्रश्न बनता है चहुमुखी विकास से। अब देख लो अगर हम चहुमुखी विकास की बात करें तो बालकों का चहुमुखी विकास के लिए अवसर देंगे, बिल्कुल बात सही है, बता दिया हमने। बिना बोझ की शिक्षा देंगे, ये भी बात बता दी है। सुसंगत व्यवस्थागत भी करेंगे, ये भी बता दिया हमने। चलिए अब देखो देख लीजिए आप, इसमें ये बताया गया है एनसीएफ 2005 है ना? इसमें ये बताया गया है पाठचर्या में विभिन्न कक्षाओं में क्या क्या पढ़ाया जाए। यहाँ से आपका
सी टेट का एक प्रश्न बनता है भैया। किसका एक प्रश्न बनता है? सी टेट का एक प्रश्न बनता है। यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। पाठ्यक्रम एनसीईआरटी 2005 में पढ़ाए जाने वाले विषय, देखो भैया यहीं से एक प्रश्न मिलेगा आपको, यहीं से देखो। निम्न विषय, मातृभाषा पढ़ाई जाएगी प्राथमिक स्तर पर, अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा, गणित पढ़ाया जाएगा, पर्यावरण अध्ययन। बस यही प्रश्न सीटेट में पूछा है। पर्यावरण अध्ययन जो पढ़ाया जाएगा वो एकीकृत विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। कैसे पढ़ाया जाएगा? एकीकृत के रूप में पढ़ाया जाएगा। साथ ही कला पढ़ाया जाएगा, हस्तशिल्प पढ़ाया जाएगा, स्वास्थ्य शिक्षा पढ़ाया जाएगा और कार्यान्वयन पढ़ाया जाएगा। फिर देख लेते हैं उच्च प्राथमिक स्तर। जब हम उच्च प्राथमिक स्तर की बात करेंगे तो उच्च प्राथमिक स्तर पे पहला मातृभाषा हो गया, दूसरा अंग्रेजी हो गया। अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू भाषा पढ़ाएंगे, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे, स्वास्थ्य शिक्षा, कला और कार्य का अनुभव। जबकि माध्यमिक स्तर पर देख लीजिए, मातृभाषा, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित, अध्ययन, कार्यान्वयन, कंप्यूटर शिक्षा। माध्यमिक में यही प्रश्न पूछा गया था सीटेट में। माध्यमिक में किसको जोड़ दिया गया? माध्यमिक में कंप्यूटर को भी जोड़ दिया गया। जबकि देख लो उच्च माध्यमिक में, देख लो उच्च माध्यमिक स्तर में, उच्च माध्यमिक स्तर में देख लो कि अनिवार्य रूप से वर्गों के विषय होने चाहिए जो जिस वर्ग का है। यहाँ उच्च माध्यमिक में वर्ग में बांट दिया गया, और जब वर्ग में बांटा जाएगा तो अनिवार्य जो विषय होंगे, यही सीटेट में पूछा गया है, जो अनिवार्य विषय होंगे वो देख लो। मातृभाषा रहेगी, अंग्रेजी रहेगा, गणित रहेगा, कला रहेगा। अब देख लो मातृभाषा अनिवार्य क्या रहेगा? मातृभाषा रहेगा, अंग्रेजी रहेगा और गणित रहेगा। अब देखो इसमें जैसे कला वर्ग का है, पहला क्या हो गया? कला वर्ग। कला वर्ग में इतिहास और भूगोल और नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान प्रमुख विषयों के रूप में रखा गया। जबकि वाणिज्य वर्ग में देख लो, सेकंड में वाणिज्य वर्ग में आपका लेखा शास्त्र, टाइपिंग और व्यापार को प्रमुख विषयों में रखा गया है। जबकि थर्ड ऑप्शन में देख ले, विज्ञान वर्ग के लिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान अन्य विषय के रूप में यहाँ रखा गया कंप्यूटर। और कंप्यूटर जो विषय रहेगा या कला रहेगा, ये ऐच्छिक विषय में रहेगा। ये भी आपका सीटेट में पूछ लिया गया है। अब चलते हैं इस प्रकार आप देखते हैं कि जो हमारा एनसीईआरटी है भैया, एनसीईआरटी को हमने एनसीईआरटी 2005 को बहुत अच्छे से हमने पढ़ा दिया। आपको भैया करना क्या है? फिनिश्ड होता है इसका, दी एंड होता है। हाँ, आपको क्या करना है? इसको 1 से 2 बार पढ़ना है, कुछ चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लेना है और पेपर को एनसीईआरटी 2005 को सॉल्व करना है ना। हम चाहें तो यहाँ 1-2 एनसीईआरटी के प्रश्न भी करा देते हैं, 1-2 प्रश्न कराते हैं एनसीईआरटी के। देखिए कुछ 1-2 प्रश्न लेके आए हैं, तो इससे आपको ये होगा भैया पूरा समझ में आ जाएगा कैसे प्रश्न रखे जाते हैं। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं, इसमें कह रहा है राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार ... प्राथमिक स्तर पर गणित की बात कर रहा है। गणित में सबसे कम, प्रश्न हमारा निगेटिव है, और जब सबसे कम की बात की जाए तो देखो हमने अभी पढ़ाया, कहीं भी आपको सटीकता की बात नहीं की है। किसकी बात की नहीं है? सटीकता की बात नहीं की है, इसीलिए ये आंसर सही है। नेगेटिव पूछ रहा है ना। तार्किक विवेचन भी करना हमने बताया है, समस्या समाधान भी करना बताया है और दृश्यीकरण करना भी बताया है। तो देख लीजिए इस प्रकार का प्रश्न बनेगा। चलिए और देखते हैं एक प्रश्न, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में 6 विषयों में, है ना, किसकी बात कर रहा है? 6 विषयों में ये ईवीएस का पूछ रहा है। तो अभी हमने आपको क्या पढ़ाया था भैया? अभी हमने आपको क्या पढ़ाया था? चीज़ों को हम जोड़ते हैं, किससे जोड़ते हैं? बाहरी वातावरण से। कहीं पदार्थ पढ़ाया, प्रकृति, संसार, तो यहाँ पर कौन सा? निश्चित तौर पे आंसर हो जाएगा चीज़ों को हम कैसे बनाते हैं ईवीएस में। चलिए अब देख लीजिए एक प्रश्न और देखिएगा आप। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एनसीईआरटी 2000 ईवीएस सुझाए गए 6, ये हो गया था, अभी पुनः आ गया ये। चलिए ये देख लो आप, एक और उदाहरण देख लो, एग्जाम्पल। ये जो एग्जाम्पल बता रहे हैं हम एनसीईआरटी 2005 के उदाहरण है।
राष्ट्रीय पाठ फ्रेमवर्क 2 अपनी समझ को प्राप्त करना है। तो आपको हमने बताया था बालकों में रचनात्मकता, मौलिकता, नवीनता बताया था। रचनात्मकता, मौलिकता और क्या बताया था? नवीनता। और क्या बताया था? विधायकता। ये सारी बातें हमने आपको बताई थी, है ना। चलिए, इसलिए यह आंसर सही हो गया आपका। देख लो, एक और देख लो आंसर आप। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2000 कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध हैं। लड़कियां गणित में एक्सपर्ट होती हैं। तो ये तो इसमें उसका दाड़ा से लिया गया है, इसमें तो एनसीएफ से पूछा गया। लेकिन प्रमुख रूप से अगर ये बात किया जाए तो समाज में लिंग संबंधी, ये हमने कल आपको पढ़ा भी दिया। अच्छा लड़का अच्छा लड़की बोले तो जेंडर रूढ़बद्धता से लिया गया है। ये किससे लिया गया है? जेंडर रूढ़बद्धता से लिया गया है और जोड़ दिया गया है एनसीएफ 2005 से। किससे जोड़ दिया गया? 2005 से। अब देख लो, ये देख लो थोड़ा, देखो अच्छा प्रश्न है 59। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक एक देखो अभी रचनात्मकता की बात हो रही थी, मौलिकता की बात हो रही थी। तो रचनात्मकता क्या? देखो समूह में रचनात्मकता आती है, क्रियाकलाप करेगा रचनात्मक में, अवलोकन करेगा, है ना, प्रश्न हल करेगा, सुगमता होगी। तो अभी तो हमने ये पढ़ाया, क्या पढ़ाया? बालक को बाहरी वातावरण से जोड़ना, जिसमें नवीनता, नैतिकता, बौद्धिकता, सामयिकता आदि चीज़ों को जोड़ते हुए हम पढ़ाते हैं, है ना। ये क्लियर हो गया आपका। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।